हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आप सब जानते हैं कि दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आप सबका हो रहा था ज्ञान बिंदु CS एकेडमी का, जो पेड कोर्सेज वाला है बिहार दरोगा के लिए, प्री और मेंस दोनों में ये सेट आपको बहुत मदद करेगा। उसी से आज हम सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, तो प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 1906 में जो मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के जो शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या किया था कि मुसलमान के लिए उसे प्रथम निर्वाचन वर्ग, मुसलमान के लिए प्रथम निर्वाचन वर्ग, ये इसकी प्रार्थना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे इसमें दिया है छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड छोटा नागपुर का पठार है, महाराष्ट्र में वृष्टिया छाया प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मालनड, ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में नहीं। मालनड जो है ये आपका, मालनड कहाँ पे है, मालनड कहे या फिर मलेनाडु कहे, इसको मलेनाडु भी कहीं कहीं देखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये भारत के कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है। ठीक है, जो मालनड है क्या है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो आंसर आपका इसका डी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा गड्डी। गड्डी जो है ये आपका धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। थारू, लेप्चा, आबोर, ये तीनों जो है आपका, थारू की बात करें तो थारू जो है ये नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है थारू, तो थारू जो पाई जाती है ये थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। अगर लेप्चा को देखेंगे ये सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की है ये, सिक्किम की सबसे पुरानी निवासी मानी जाती है जो आपका लेप्चा है वो। तो ये अलग अलग राज्य की जनजाति है, तो गड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि किसका सुमेल नहीं है। ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में और अगुलहास धारा हिंद महासागर में। तो इसमें पूछा गया है कि सुमेल नहीं है, तो सुमेल जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका इसमें से हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सुमेलित नहीं है। हम्बोल्ट धारा जिसे पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है ना एक ठंडी कम लवणता वाली महासागरीय धारा है, ठंडी भी है और कम लवणता इसमें पाई जाती है। ये जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है हम्बोल्ट जलधारा। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का जो नियम है ये संबंधित है आपका विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिएगा कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गण आपूर्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में ये गण आपूर्ति वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य का संख्या 10वां भाग जो भी अधिक हो, या 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग जो भी अधिक हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, ये आपका राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी, अगर इसके बारे में देखा जाए तो 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से 17। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सारा समय अवधि को आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो यू आकार की जो घाटी है वो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है।
यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश प्रार्थन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी का जो आप सैनिटरी वाला एग्जाम जो लोग दिए होंगे उनको पता है ये मरीचिका वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका तो एक तो हो जाएगा इसमें स्थलीय तापमान और दूसरा हो जाएगा प्रकाश प्रार्थन। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसमें से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती के नाम से समझा जाता है, इसका एकमात्र कारण है और वो कारण दिया हुआ है आपका कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस पहला ऑप्शन देख लीजिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये भी ऑप्शन होगा। वर्षा की पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, सभी रीजन आपका प्यासी भूमि होने का कारण है। 11 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो सिनकोना वृक्ष जो नहीं उगता है वो छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। सिनकोना वृक्ष, सिनकोना के ही छाल से मलेरिया का दवा भी बनता है, तो ये जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रय बनाया था, इसे डैश कहा जाता है? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट जो साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम का या फिर गोवा, मेघालय, नागालैंड का? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम हो जाएगा। ये जो है राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में जो लोकसभा में केवल एक सीट है वो है आपका चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हारमुज जल संधि जो है ये आपका हो जाएगा ईरान एवं ओमान। हारमुज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है। ओमान और ईरान की बात करें, ओमान और ईरान के बीच जो जल संधि है वो आप देखेंगे तो हारमुज जल संधि हो जाएगा। हारमुज जल संधि आपका हो जाएगा ओमान और ईरान। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन थोड़ा डाउट लग रहा है इसका, तो इसका आंसर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। हारमुज जल संधि जो है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है और ये फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और चलिए इसके साथ साथ हम एक दो और आपको जल संधि का नाम बता दें जो इम्पोर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक याद रखिएगा मलक्का जल संधि, और ये जो है अंडमान सागर तथा चीन सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है और ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया एवं मलेशिया में स्थित है। अगर पाक जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो पाक जल संधि जो है ये पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और ये श्रीलंका और भारत में पड़ता है। ठीक है, तो ये 2-3 आपको इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेहरी रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। कौन करता है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण? ये करता है नीति आयोग। और इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न को निकाल के। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ था, आरबीआई दिया हुआ था और एक नीति आयोग भी था और एक दो ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा है आपको। उसके बाद देखिएगा मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। यकृत यानी लीवर। मानव शरीर के यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का भी एक रीजन है। देखिए रीजन क्या है कि हमारे शरीर को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यकृत एक प्रमुख स्रोत है जो भोजन को क्या करता है, नए घटकों में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा भोजन ऐसा तो नहीं है जैसे हम खाते हैं और डायरेक्ट वो डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। पहले हम मुंह में उसको ले जाते हैं, फिर चिबाते हैं, चबाने के बाद ही हमारे शरीर में छोटा छोटा बढ़ जाता है, एकदम पिस जाता है, उसके बाद ये हमारे किडनी में जाता है। तो यही इसका रीज़न है और इसके लिए तोड़ देता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और यकृत कुछ प्रमुख कार्यों में पित्त का उत्पादन भी करता है, वसा का उपापचय भी करता है, खनिज और प्रोटीन का भंडारण, रक्त को छानना, ये सभी काम जो होता है हमारे यकृत का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? कल ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। कल के सेट में जो लोग सेट बनाए होंगे वो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर हम आपको 18 नंबर का बता देंगे। कल हम ये क्वेश्चन को बताए हैं, जो लोग सेट बनाए होंगे वो करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक में सम्मिलित होता है, ऑप्शन आपका दिया है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनकर आंसर बताना है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन जो है ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक के बारे में। स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और जीवन स्तर भी है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हम बता दें। इसका आंसर आपका हो जाएगा चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम और नाइट्रेट, ये सभी मिलकर बारूद यानी गन पाउडर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न आता है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो असमानता घटाने का उपाय जो नहीं है वो है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बल्कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, करारोपण है, भूमि सुधार है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। कितना? 20। अनुच्छेद 63 में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 63 की अगर हम बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 63 में, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, आसियान देशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आसियान की स्थापना 1968 में हुई थी। पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि कथन गलत है या सही है। ये सही दिया हुआ है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके वर्तमान समय में 13 सदस्य देश हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसीलिए बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया में है। इसका संगठन के संस्थापक देश में इस संगठन के संस्थापक देश में रूस शामिल नहीं था। ये भी सही है। आसियान में अगर हम सदस्य की बात करें तो वर्तमान में 5 है सदस्य। थाईलैंड है, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, 10 देश शामिल है। 5 निकल गया, 10 देश शामिल है इसमें वर्तमान में इस समय में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 10 देश जो है वो आसियान में वर्तमान में शामिल है। ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सरदेशमुखी, चौथ, जमादानी, अबवाब। तो इस प्रश्न का आंसर आपका चौथ हो जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के जो राजस्व दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था, चौथ। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पवनें जो है ये चलती है आपका उपोष्ण उच्च दाब से। उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी की अगर हम बात करें तो लावनी जो है आपका लोक नृत्य है कहाँ का? लावनी लोक नृत्य कहाँ का है? तो प्रश्न है आपका कि लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावनी है। गुजरात का अगर हम बात करें तो गुजरात का गरबा है। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। और अगर बात करते हैं हम कि उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य क्या है, तो उड़ीसा राज्य का आपका लोक नृत्य क्या है ये बता सकते हैं? तो उड़ीसा राज्य का आपका लोक नृत्य हो जाएगा
ओडिसी हो जाएगा, इसका नाम ही है, उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्यों का लोक नृत्य का नाम है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किसका मिलान गलत है? माओरी न्यूजीलैंड, अफ्रीदिश अफ्रीका, एनु जापान, पिग्मी कांगोवेसिन। तो कह रहा है किसका मिलान गलत है, तो इसमें अफ्रीदिशी अफ्रीका, ये मिलान जो है वो आपका गलत है। माओरी न्यूजीलैंड करेक्ट दिया है, एनु का जापान सही है, पिग्मी कांगोवेसिन का, तो मिलान गलत आपका बी हो गया। अगला प्रश्न है 27 नंबर, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो 1760 में तो वांडीवास का युद्ध हुआ था और इसमें पराजित होने वाला जो था वो काउंट लाली था। काउंट लाली युद्ध में पराजित हुआ था, काउंट लाली। अगला प्रश्न आता है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रपति का कार्य जो नहीं है वो होगा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। ये जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल 75 ऑप्शन नंबर डी। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ये दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होगा? विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं है किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित। अगर हम बात करें कि सही स्टेटमेंट क्या होगा, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये सभी सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो उत्तराधिकारी किसके थे? वो खड़क सिंह के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रंजीत सिंह। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका 1969 में। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1969 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो चलिए 39 में देखते हैं। 39 में है लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली अस्थायी बंदोबस्त, तो दिया हुआ कि सुमेलित पूछा गया आपका सुमेलित है। तो सुमेलित है तो अगर हम बात करते हैं इसका तो आपका हो जाएगा इसमें लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सुमेलित है, बाकी सभी जो है वो सुमेलित नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो आपका वारन हेस्टिंग हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट का, लेकिन कॉर्नवालिस नहीं होगा। इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेजली नहीं होगा, अस्थायी बंदोबस्त का लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये आपका सही दिया है। और बात करते हैं प्रथम अफगान युद्ध कौन से गवर्नर जनरल हो जाएगा? तो ये प्रथम अफगान युद्ध जो आपका हुआ था 1839 में हुआ था, ये इसका सफल था।
जो कि पहला अफगान युद्ध हुआ था 1839 में। तो ये भी आपका सही नहीं होगा, मात्र एक सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सम्राट है और उसके विरुद्ध दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं, फिर आगे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। अशोक की बात करें तो अशोक प्रियदर्शनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, अशोक प्रियदर्शनी, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करें तो आपका पर क्रमांक हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका विक्रमादित्य हो जाएगा। स्कंदगुप्त की बात करें तो क्रमादित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट मैच है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता सही है। द लीडर मदन मोहन मालवीय ये भी सही है। द नेशनल हेराल्ड मोतीलाल नेहरू, ये जो स्टेटमेंट है आपका 41 नंबर ये गलत है। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो इसके लेखक कौन थे याद रखिएगा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो कि वह एक अखबार था, ठीक है। और वह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत हो गई। और ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की प्रसिद्ध कृतियां में से एक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। इसमें से अनुच्छेद 245 और 246 ये विनियमित करता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए। 44 है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न किस ग्रंथ में कहा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गीता में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं था और इसका जो जिम्मेदारी है, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो इसका श्रेय लॉर्ड इटली को जाता है, लॉर्ड इटली को। 10 लाख वाट्स लगभग होती है, तो 10 लाख वाट्स बराबर होता है मेगावाट्स, 1 मेगावाट बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले सबका डेट वाइज देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेंगे, आंसर देख लेंगे। तो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा जो हुआ था ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है, दांडी यात्रा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट था आपका पूना समझौता, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा पुणे में हुआ था, तो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को, ये भी याद रखिएगा। सांप्रदायिक निर्णय, ये देखिए कहीं कहीं आपको 16 अगस्त दिख रहा है, कहीं कहीं 4 दिख रहा है, तो दोनों में से जो भी हो डेट आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन अगस्त महीने में हुआ था और 1932 ये भी समय है इसका, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात करें तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में 5 मार्च को। तो अब अगर आंसर आप देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1-4-1-4-3-1, ठीक है, 3-1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है और उपयुक्त में से सभी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। डी जो आंसर है वो कथन सभी सही है, ठीक है। नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग के स्थान पे आया था और इसका उपाध्यक्ष, अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है,
सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। सुमन बेरी इसकी उपाध्यक्ष है। और बात करें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में, और एक करंट अफेयर का प्रश्न आपके लिए बन गया कि कल परसों का न्यूज है आपका करंट अफेयर का, जिसमें वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है वो चेंज हो चुके हैं, जो कि परमेश्वर अय्यर थे। अब उनके स्थान पे आ गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ये इनका नया नीति आयोग के सीईओ हैं, याद रखिएगा। BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है। तो कौन इसमें से सामान्य लवण नहीं है? NaHSO4 सामान्य लवण नहीं है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह आपका जो था वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक ऐसा सुल्तान था जिसने पहले हजरते आला की उपाधि धारण किया और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। सुगौली की संधि की बात करें तो सुगौली की संधि कब हुआ था? तो सुगौली की संधि आपका हुआ था, एक मिनट यहाँ पे मैच करते हैं, तो 1824 से 26 हो जाएगा। और सॉरी एक मिनट गलत है, सुगौली की संधि आपका हुआ था 1852 में। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1852 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था 1885 से 86 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1816 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13 समिति। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला प्रश्न है 53 नंबर। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों को भागों में विभाजित हो गई? तो कौन सा अधिवेशन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन 1907 में, जब कांग्रेस ने 2 भाग में बट गया था, उदारवादी और उग्रवादी में। ठीक है, 1907 का अधिवेशन। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है A बराबर V माइनस U/T। ऑप्शन नंबर ए। रवि फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो रवि फसलें जो उगाई जाती है वो सर्दी में। रवि फसलें सर्दी में उगाई जाती है। तुलाकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। तुलाकारी उपग्रह जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल बिंदुओं के रूप में जल की जो हानि होती है इसे बिंदु स्राव कहा जाता है। क्या? बिंदु स्राव कहा जाता है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इस प्रश्न का आंसर केसी मेहता हो जाएगा। गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग होता है इस पे वैज्ञानिक जिन्होंने कार्य किया था वो केसी मेहता थे। गोदावरी नदी कहां से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता बने हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता बने हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर। सकलो उत्तरापंथ नाथ किसे कहा जाता है? सकलो उत्तरापंथ नाथ जो है यह कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे पांडुलेखन समिति का। ऑप्शन नंबर बी। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई सूची में सूचीबद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में वर्णित है। ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ईस्ट इंडिया और मुगल के नवाब के बीच जो पलासी का युद्ध हुआ था और इस समय मुगल सम्राट जो था वो था आपका अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय जो कि 1756 में आपका हुआ था। 20 जून 1756 को यह पलासी का युद्ध हुआ था और इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने निर्णायक विजय प्राप्त किया था, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डिंडीगुल नाम है। तो डिंडीगुल जो नाम है ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। तमिलनाडु के एक नगर का नाम है डिंडीगुल। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। किसने, मेयर ने। एरियनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो एरियनोलॉजी जो है वो मकरों के अध्ययन को कहते हैं, मकरों के अध्ययन को। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी का टीम होते हैं, तो खो खो का जो खेल होता है इसमें खिलाड़ियों की टीम में जो संख्या होती है खिलाड़ी का वो 9 होता है। कितना, 9 होता है। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 69 का। 70 नंबर प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है, तो तैरता डाकघर, यहाँ पे तैरता लिखा हुआ, तैरता होगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है यह स्थित है आपका डल झील पर। कहाँ पे, डल झील पे, जम्मू कश्मीर। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन 1 में है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखती है। कारण दिया है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। अब पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट की सहायता कीजिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा आपका ए सही है, परंतु आर क्या है वो गलत है। वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 72 देखिएगा, नीचे दिए गए स्तंभ में कौन सुमेल गलत है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विधायक। 48वां पंजाब आपात उपबंध। 56वां गोवा को राज्य का दर्जा, राज्य नहीं राज्य होगा, यहाँ पे राजा नहीं होगा, राज्य का दर्जा। 62वां संविधान संशोधन, पिछड़ी जाति, ये गलत है आपका डी। ये 62वां संविधान संशोधन जो है वो अधिनियम 1989 का है और इसमें अनुच्छेद 334 को क्या कर दिया गया, संशोधित करके यह व्यवस्था किया गया कि जो अनुसूचित जातियां और जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्ष तक जारी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसलिए डी गलत हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है जहां पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। निम्नलिखित में से कौन गलत है, इसे चुनिए। तो दिया है युगांडा कंपाला, जाम्बिया लुसाका, माली बमाके, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि गलत कथन चुनना है आपको, तो 74 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो प्लांक के अचर में जिसका आयाम होता है वो कोणीय गति का। किसका, कोणीय गति का। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, तो ये आपका 41वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 77 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण किसमें मिलता है, तो भ्रूण जो है ये मिलता है आपका बीज में। किसमें, बीज में। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का जो प्रयोग होता है ये किसमें होता है, तो ये आपका यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर में भी, कैलकुलेटर में भी और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी। इसीलिए 78 का आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है, तो सबसे बड़ा कोशिका अंग की बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका अंग जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर कोशिका पूछे तो अंडाशय वाला होगा, याद रखिएगा, ठीक ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 80 नंबर, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग जो होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के समर्थन में डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर द्वारा यह तर्क दिया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। क्वाड देशों में शामिल देश है, तो क्वाड में आपको पता है कि 4 देश है, तो इसमें से दिया है ऑप्शन में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
इनमें से सभी, तो क्वाड में आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सभी शामिल हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एक आपका हो जाएगा, एक जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, तो चारों करेक्ट हो जाए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने, तो सॉरी असत्य कथन को चुने, हाँ बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, असत्य कथन को चुनना है, तो चलिए चुनते हैं। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो 2009 में, WTO 1995 में, आसियान का 1967 में, ओपेक का 1961 में। ये आपका सुमेलित नहीं है। अब पूछेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1961 नहीं, इसका 1960 होगा। ओपेक का स्थापना जो है वो 1960 में हुआ था, सितंबर में, है ना, इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा आपका NaHCO3 हो जाएगा, बेकिंग सोडा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर की बात करें तो एम्पियर से हम लोग मापते हैं करंट को। किसको? करंट को मापते हैं एम्पियर से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। तो त्वरण की बात करें अगर हम, एक मिनट, हाँ, त्वरण की बात करें तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। और बल की बात करें तो बल का न्यूटन, बल का क्या आपका न्यूटन हो जाएगा, हाँ बल का न्यूटन हो जाएगा। कार्य की बात करें तो कार्य का जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन डी। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबा लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। और दूसरा हीरा तांबा एवं लोहे से कठोर होता है। आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 88 देखिए, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर है, तो भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? K2 है। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरा कौन है, ये तो पहला है। दूसरा आपसे पूछा गया है तो कंचनजंगा है। कौन? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, तो खुर जिसमें नहीं पाया जाता वो गीदड़ होता है। गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, तो रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। सोयाबीन में नत्रजन्म स्थितीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सिनेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका राइजोबियम जैपोनियम, ऑप्शन नंबर बी। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, तो ये निकाले जाते हैं आपका कवक से। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब आपका हो जाएगा, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटीन की संख्या ज्ञात करें, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में जो प्रोटीन की संख्या होती है वो 1 होती है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी, तो ये हो जाएगा आपका 1935 के अधिनियम का। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो बौद्ध राजा वो था आपका कौन? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर है। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है, तो ये जीता है USA ने। निम्नलिखित में से कौन गाय की नस्ल है, तो गाय की नस्ल की बात करें तो वो आपका थारपारकर, गिर, काकरोच सभी है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण बताए थे यकृत में होता है। निम्न में कौन सा बायोडिग्रेडेबल पौधा है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रतन जोत। तो ये आपका 100 प्रश्न था जो यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।